हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम लोग PYQs ख़त्म करने वाले हैं पूरे हमारे PID के। सो कल पेपर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ कि मैंने यूनिट वाइज बनाया, ओके। फर्स्ट इज़ डिफाइन पर्सनैलिटी, क्रिटिकली इवैल्यूएट द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ओवर पर्सनैलिटी, डिस्कस दी। तो बेसिकली ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी की पर्सनैलिटी इज़ बेसिकली द क्यूरियोसिटी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैज इंट्रीग्ड not only researchers but common people for centuries. Why? तो basically this you can include in your introduction कि personality क्या होता है. Main answer starts from here. The word personality finds its origin from the Latin term persona, meaning mask, referring to the mask worn by Roman theatre actors. तो basically ये होता था कि पहले के टाइम पे रोमन थिएटर में जब लोग मास्क पहनते थे तो दे वर सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. So that's what it is. The symbolic origin reflects an important truth. Even in real life, each person exhibits certain behavior, reaction, and emotional tendencies that distinguish him or her, almost like wearing a mask. In modern psychology, however, personality is far deeper than a symbolic mask. It refers to the outer behaviors, but also the inner psychological processes like thoughts, feeling, motivation, mental patterns, and the drive those behaviors. Okay. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस बनाई हैं, बट गॉर्डन एल्पोर्ट वाज द वन हु स्टडीड 49 डेफिनेशंस एंड देन गेव हिज ओन. पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोसोशल सिस्टम्स दैट डिटर्मिन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर इन यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट. ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना. See, let's go over it again. Personality is a dynamic organization within an individual of those psychosocial systems that determine his characteristic behavior and unique adjustment to the environment. डायनामिक इसलिए क्योंकि चेंज होती रहती है. ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि हमारे ट्रेड और मैकेनिज्म ऑर्गेनाइज रहते हैं. विद इन द इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आवर पर्सनैलिटी विल लाई विद इन अस ओनली. ऑफ दो साइको सोशल सिस्टम्स, बोथ हमारे साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोफिजिकल सिस्टम, हमारे जो बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, दैट डिटर्मिन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर. जो सिस्टम्स हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन करते हैं और हम कैसे इन्वायरमेंट से एडजस्ट करते हैं. ओके. विजिबल एस्पेक्ट्स भी होते हैं पर्सनालिटी के और इनविजिबल भी होते हैं. जैसे विजिबली आप बिहेवियर कर रहे हो, मेंटली आपके बिलीव्स, एटीट्यूड्स जो भी हैं. नेचर ऑफ पर्सनालिटी के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ इनर एंड आउटर क्वालिटीज़. सो पर्सनालिटी इज अ सम ऑफ योर इनर qualities and outer qualities. These two sets qualities interact with each other and with surrounding environment to produce consistent behavior patterns. आपकी इनर और आउटर क्वालिटीज़ इंटरेक्ट होती हैं आपके उसके लिए, क्या बोलते हैं, बिहेवियर के लिए. तो मैं बस समझाती जा रही हूँ जस्ट की पॉइंटर्स की तुम्हें आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है. विल स्टार्ट योर आंसर विद हेयर कि पर्सनालिटी रोमन टाइम पे स्टार्ट हुई थी, परसोना से डिराइव हुआ था. नॉट स्टार्ट हुई थी बट एक सिम्बॉलिक मीनिंग वहाँ से लिया हुआ है. गॉर्डन एल्पोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है, उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है. फिर नेचर ऑफ पर्सनालिटी में बताना है कि वो इंटरनल और आउटर क्वालिटीज़ का इंटरेक्शन होती है कि ठीक है. और जैसे कि हो गया इंडिविजुअल विद एन इंट्रोवर्टेड टेम्परामेंट मे अवॉइड लाउड पार्टीज एंड प्रेफर सॉलिटरी रीडिंग इंस्टेड. अब ये कि वो बहुत नेचर एंड नर्चर वाली चीज़ आपको पता ही है कि हेरिडिटी में भी इफेक्ट हो सकता है. जैसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, टेम्परामेंट, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस इफेक्ट करती हैं. इन्वायरमेंट में आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग, कल्चर, लाइफ इवेंट, सोशल एक्सपीरियंसेस, ये सब इम्पैक्ट करते हैं. जैसे कि मान लो पर्सन इज़ जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू एंग्जाइटी. अगर किसी के जीन्स के अंदर एंग्जाइटी है तो देयर इज़ अ चांस कि वो इन फ्यूचर एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर ले अगर उसके ऐसे सिचुएशन से इंटरेक्शन होता है तो. ट्रेड्स एंड मैकेनिज्म्स होंगे हमारे कि ट्रेड्स आर इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द वे इन विच इंडिविजुअल्स आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये हमारी बेसिकली एवरेज टेंडेंसीज होती हैं बिहेव करने की. देन वील टॉक अबाउट मैकेनिज़म्स. ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो गाइड करते हैं कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा एक सिचुएशन के अंदर. इनमें बेसिकली वी हैव इनपुट, डिसीजन रूल एंड आउटपुट. तो इनपुट इज़ कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, डिसीजन रूल इज़ आपने कैसे इसको इंटरप्रेट करा, एंड आउटपुट इज़ कि आपने क्या आपका रिएक्शन क्या हुआ. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये वन शॉट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज, एक बार आप PID के फुल वन शॉट्स भी देख सकते हो. विद इन पर्सनैलिटी इंडिविजुअल के अंदर होती है एंड वो स्टेबल रहेगी थ्रू आउट. ओके. तो और फिर उसके अंदर ये है कि पर्सनैलिटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर.
जैसे कि मान लो जो पर्सन बहुत ज़्यादा, द पर्सन इज आई ऑन कॉन्शियसनेस, वो ज़्यादा आपकी पंक्चुअलिटी दिखाएगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा अक्रॉस सिचुएशंस। ओके, अडेप्ट। तो बेसिकली हमने क्या करा, ये एलपोर्ट की ही डेफिनेशन है, उसी को आगे हमने हर एक चीज़ को एक तरह से डिटेल के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। ओके तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सेपरेट हेडिंग्स, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए सेपरेट हेडिंग्स रखी हैं, इसको छोटे छोटे पॉइंटर्स के अंदर आप कर लेना। ओके उसी के साथ साथ एक्सप्लेन कर देना। पर्सनालिटी का एडाप्टिव फंक्शन होता है कि इंडिविजुअल कैसे सर्वाइव करेगा, कोप करेगा, वो इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है आपके, और आपके इंटरनल फैक्टर से डिसाइड होता है। इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन, सिलेक्शन एंड इवोकेशन एंड मैनिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो बेसिकली पर्सनालिटी इफेक्ट करती है कि आप कैसे इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। इवोक का मतलब ये होता है कि दूसरों में आप क्या रिएक्शंस इवोक कर रहे हो। जैसे आई वॉक इन टू अ रूम एंड पीपल विल से ओ द रूम ऑल ऑफ सडन लिट अप वाली चीज़, ये लोग कहते हैं ना कि अरे तुम्हारे आने से ही रूम एकदम चेक्स आ गया, समथिंग लाइक दैट। मैनिपुलेशन, आप कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करती है। अच्छा ये वाली चीज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस आंसर, ये हमारा आगे वाला आंसर एक और है, तो उसमें इट्स इंपॉर्टेंट, मैंने छोटा सा एक ब्रीफ इसमें अटैच कर दिया था। सो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है हमारा, जो हमारे क्लाइमेट, जोग्राफी, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली हमारे रिलेशनशिप्स, और इंटरसाइकिक इन्वायरमेंट इज़ योर इंटरनल थॉट्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स। ओके सो ये तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। यू डोंट नीड टू राइट इतना लंबा, बिकॉज आपका 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो इट इज़ हाफ हाफ, तो हाफ 10 मार्क वुड बी फॉर दिस। तो अगर तुम इसके 3 पेजेस भी लिखते हो, 3 लाइक 1.5 पेज, 3 साइड्स ऑफ अ पेज, देन ऑल्सो इट्स इनफ। ओके बट इतना लिखना। पर्सनालिटी का डिफरेंस कैरेक्टर और टेम्परामेंट में, कैरेक्टर हमारे मॉरल पे बेस्ड होता है, टेम्परामेंट हमारे पूरा बायोलॉजिकल होता है, इट इज़ लार्जली जेनेटिक, वेयर एज पर्सनैलिटी इज टोटैलिटी ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ट्रेट्स। ओके और वही है कि जो आपका कैरेक्टर है वो इन्वायरमेंट से शेप होता है, आपके टेम्परामेंट जेनेटिक होते हैं, कैरेक्टर बदल सकता है लाइफ के साथ, टेम्परामेंट स्टेबल होते हैं क्योंकि वो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर मॉरल होता है, टेम्परामेंट इनेट इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, इसमें पर्सनैलिटी स्टेबल रहती है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है ओवर टाइम, और इमोशंस वगैरह हो जाते हैं इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़। ओके नाउ द क्वेश्चन वॉज डिफाइन पर्सनैलिटी एंड हाउ ऑल्सो डिस्कस द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो विल डू द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नाउ। So biological perspective of personality emphasizes that genetic inheritance and biological processes are significant determinants of individual personality. Basically यही है कि आपकी जो बायोलॉजी होती है it impacts your personality, कि it is biologically rooted. Okay कोर एजम्पशन की बात करें तो इसके अंदर एक है जो हमारे जेनेटिक बेसिस होंगे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल एक एक्सटेंट तक, और जो हमारी ट्विन स्टडीज़ हुई हैं या जो एडॉप्शन स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर भी यही बताया गया है कि 50% का अराउंड वेरिएंस होता है पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर, जो कि जेनेटिक फैक्टर्स का होता है, ठीक है। जो ट्विंस को रेज अपार्ट करा था उनमें भी हमारा कहीं ना कहीं वो दिखा है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम और ब्रेन का काफ़ी रोल होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी को शेप करने में, जैसे कि अराउजल, सेंसिटिविटी स्टिमुलाई, इन्वायरमेंटल क्यूज़ को कैसे आप प्रोसेस करते हो, ये सब आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ओके हार्मोन्स का भी होता है बेसिस, जैसे कॉर्टिसोल होता है तो वो स्ट्रेस रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन होता है तो वो आपके कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाता है, डोमिनेंस दिखाता है, सो वो वाली चीज़ है। ऑलराइट न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन हो गया, वो प्लेजर और रिवॉर्ड का होता है, सेरोटोनिन हमारा मूड रेगुलेट करता है, नॉर एपिनेफ्राइन जो होते हैं वो हमारे अलर्टनेस और अराउजल को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर ऑल हाउ दीज थिंग्स आर इम्पैक्टिंग योर पर्सनैलिटी। अब कुछ रिसर्च ब्रेन स्ट्रक्चर पे भी हुई है, ये कहा गया कि एमिगडाला जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन इमोशनल प्रोसेसिंग, और हाइपोथैलेमस जो है इट हैज़ बिन इन्वॉल्व विद द प्रोसेसिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर टेंडेंसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ट्विन स्टडीज़ जो है उन्होंने ये बताया कि ट्विन्स हु शेयर 100% ऑफ जीन्स एग्जिबिट हायर सिमिलर पर्सनैलिटी देन डिजायोटिक जो कि हमारे होते हैं 50% शेयर करते हैं जीन्स, ठीक है। एंड देन वी हैव एडॉप्शन स्टडीज शोज दैट अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर्सनैलिटी आर मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल। तो ये अगर आपने अडॉप्ट करा हुआ है तो देन द चाइल्ड की पर्सनैलिटी इज़ मोर सिमिलर टू देयर जो उनके बर्थ पेरेंट्स है।
क्यों, तो ये बताता है कि आपकी बायोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है पर्सनैलिटी को, और जो आपके ट्रेड्स होते हैं एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म वगैरह, वो भी हाई हेरिटेबिलिटी शो हुई है उनके अंदर, ठीक है। अभी लिम्बिक सिस्टम मतलब ब्रेन रिसर्च बेसिकली, तो उसके अंदर लिम्बिक सिस्टम में जैसे एमिगडाला की हम बात कर चुके हैं, तो ये चीज़ें पर्सनैलिटी से लिंक्ड होती हैं। आई हैव जस्ट डिवाइडेड इनटू वेरियस पॉइंट्स, एंड कुछ चीज़ें जो होंगी दे विल बी ओवरलैपिंग ऑल्सो, वाई, ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है इट प्लेज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, सोशल बिहेवियर, तो वो भी आपका पर्सनैलिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी EGMRI ने दिखाया है कि एक्स्ट्रावर्ड्स के जो है उनके ब्रेन पैटर्न अलग है, अराउजल अलग है ब्रेन लेवल में, और लाइक ब्रेन में अराउजल लेवल अलग है इंट्रोवर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। कमिंग टू न्यूरोकेमिकल कोरिलेशंस, तो जैसे सेरोटोनिन के जब लो लेवल्स हैं तो वो इम्पल्सिविटी और एग्रेशन से लिंक करा गया है, और डोपामिन के हाई लेवल्स जो हैं वो एक्स्ट्रावर्टेड बिहेवियर से लिंक करा गया है। हार्मोनल वेरिएशंस जो भी होते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन या कॉर्टिसोल का फ्लक्चुएशन, वो भी पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर शो है, जैसे कि एग्रेशन, कंपेटिटिवनेस वगैरह वगैरह। स्ट्रेंथ ऑफ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो ये होता है कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लाइज ऑन मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड रेप्लिकेबल डेटा, ऑब्वियसली क्योंकि वो पूरा बायोलॉजी देख रहे हो तो इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है। न्यूरो इमेजिन वगैरह होती है प्रॉपर। एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन्स वाई, वो एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जो है हमारे ट्रेड्स वो क्यों स्टेबल रहते हैं ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, एंड वाई अ फ्यू ट्रेड्स आर नॉट स्टेबल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर के लेवल्स अलग अलग होते हैं, नर्वस सिस्टम अलग अलग बिल्ड है, हार्मोनल लेवल, हार्मोनल एक्टिविटी अलग अलग है, ब्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इन्होंने कहा कि आप नेचर को बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर लेते हो और इन्वायरमेंट का रोल कम कर देते हो। रिडक्शनिस्ट व्यू ये होता है कि बायोलॉजिकल मॉडल टेंड्स टू बी रिडक्शनिस्ट, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, मतलब इट्स लाइक आपने बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसे कॉग्निशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल बेसिस पे फोकस कर दिया है, जबकि अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस देम, ठीक है। जैसे वही है कि पर्सनैलिटी इज मोर देन न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स, इट इंक्लूड्स थॉट्स, वैल्यूज, बिलीव्स इन एवरीथिंग, ओके। अब इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं कि जेनेटिक्स ये तो है कि हाईली डिटरमिन करते हैं, बट इट हैज़ एथिकल इश्यूज, जैसे कि आपके कुछ फेटलिस्टिक एटीट्यूड्स डेवलप हो सकते हैं लोगों के अंदर, अगर आपने इस पर लाइक बहुत ज़्यादा कहीं नेचर फोकस स्टडी आ गई कि हाँ आई कैंट चेंज माई जीन्स बिकॉज आई कैंट चेंज माई पर्सनैलिटी बिकॉज इट्स ऑल माई जीन्स, ठीक है। तो वो एक इट्स लाइक बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म लीव्स लिटिल रूम फॉर ह्यूमन जीन, तो इट्स लाइक अगर आपने पहले से ही बता दिया तो ह्यूमंस खुद डेवलप करना चाहेंगे ही नहीं, और इतनी ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बायोलॉजी से नहीं मिलती है। यू कैन जस्ट नोटिस कि हाँ दीज आर द ब्रेन वेव्स जो चेंजेस हुए हैं आफ्टर दिस थिंग, बट यू डोंट नो वाई दीज चेंजेस आर हैपनिंग, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स को निगलेक्ट कर दिया है। एंड नाउ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट हाउ इफ़ यू कंबाइन द नेचर एंड नर्चर, तो उससे कितना एक होलिस्टिक अप्रोच बन सकता है, ठीक है। सो नाउ ये वाला क्वेश्चन जो था दिस हैज़ बिन रिपीटेड ट्वाइस, तो इसलिए मैंने उसको टॉप पे लिया ना। ये वाला क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि साइकोडायनेमिक अप्रोच बताओ पर्सनैलिटी के साथ साथ। आई हैव नॉट एक्सप्लेन पर्सनैलिटी अगैन बिकॉज हम वो ऊपर कर चुके हैं एक बार, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि पेपर वगैरह लो ताकि तुम टॉपिक वाइज बना लो और उसके हिसाब से यू जस्ट राइट द पॉइंटर्स। जैसे इसमें अगर मैं सिर्फ पॉइंटर बताऊँ तो पर्सनैलिटी का मीनिंग कैसे हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ, गॉर्डन एल्पोर्ट की हमारी जो डेफिनेशन है उसमें, उसके बाद कैसे इनर और आउटर क्वालिटीज़ इंटरेक्ट करती हैं, हेरिडिटरी इन्वायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। फिर उसके बाद विल बी लाइक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, और पर्सनालिटी इंडिविजुअल के अंदर होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, एडेप्टिव होती है पर्सनालिटी, एंड आपके परसेप्शन, सिलेक्शन, इवोकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद वी हैव डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, कि कौन सी टाइप की इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। इवन इफ़ यू डू नॉट इंक्लूड दिस इन दिस आंसर इट्स फाइन, और बस पर्सनैलिटी, कैरेक्टर और टेम्परामेंट का ओवरव्यू वाला डिफरेंस दे देना, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू एज मच बिकॉज 10 मार्कर ओनली विल हैव टू राइट इसका, उसके बाद सेकेंड हाफ वुड भी 10 मार्कर अगैन। सो बायोलॉजी में यही एक्सप्लेन करना है कि जेनेटिक है, उसके अंदर सबसे पहले तुम ट्विन स्टडीज़ बता देना, नर्वस सिस्टम का रोल बता देना, हार्मोन्स का रोल बता देना, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन, देन टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ब्रेन स्ट्रक्चर, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस,
फिर अगैन दोबारा से ट्विन स्टेट, मतलब इट्स लाइक ये मैंने अलग अलग टॉपिक में दिया हुआ है, बिकॉज इफ़ यू वांट लाइक मैंने एविडेंस अलग से लिखा है, बट इट्स फाइन, एक ही के अंदर उसको बड़ा कर करके मेक इट अ गुड आंसर। ये वही है, ट्विन स्टडी है, एडॉप्शन स्टडी है। ब्रेन रिसर्च में लिम्बिक सिस्टम, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमआरआई वगैरह के बारे में। न्यूरोकेमिकल कोरिलेशंस के अंदर ईदर यू कैन इंक्लूड दिस इन योर हार्मोन्स वाला पोर्शन ही, कि इन चीज़ों से इम्पल्सिविटी वगैरह इंक्रीज होती है, और यू कैन एड इट एज अ सेपरेट हेडिंग। And then you can talk about strengths of the biological perspective, and you can talk about the weaknesses of the biological perspective. ठीक है, I'll just highlight these कि पहले तो it is scientific basis पे होता है, consistency और stability बताता है, individual differences के बारे में it explains, and बाकी trait theories वगैरह इस पे कहीं ना कहीं based हैं। ठीक है, criticism ये हो गया कि over emphasis है nature पे, रिडक्शनिस्ट व्यू है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने सिंप्लीफाई कर दिया है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। यू जस्ट अंडरस्टैंड ना, रिडक्शनिस्ट मतलब रिड्यूस करना। एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी प्रॉपर आपकी चेंज और ग्रोथ की, यू जस्ट टेल कि हाँ हो रहा है, बट क्यों हो रहा है यू डोंट नो दैट। कल्चरल फैक्टर्स को एकदम निगलेक्ट कर दिया। एंड में यू कैन जस्ट से कि आपका कैसे नेचर नर्चर इंटरेक्ट करके एक बेटर वो देता है। अब क्या है कि साइकोडायनेमिक अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, एंड बाद में उसे एक्सपैंड करा था हमारे नियो फ्रॉइडियंस ने। सो इट इज़ बेसिकली यू गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ सिगमंड फ्रॉइड कि उन्होंने कैसे साइकोडायनेमिक थ्योरी दी। सो इसके अंदर सबसे पहले ये बता देना, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस वाली चीज़ें। बेसिक असम्पशन ये कि आपका दिस विल ऑल गो इन योर इंट्रोडक्शन। ओके, बेसिक असम्पशन में आ गया कि आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशन होता है, आपके बिहेवियर्स होते हैं उनसे गाइडेड होते हैं, आपकी कुछ इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि इरोज और थानोस। जो इरोज हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट होता है और थानोस हमारा डेथ इंस्टिंक्ट होता है। इरोज विल ड्राइव यू टुवर्ड्स सर्वाइवल एंड थानोस विल ड्राइव यू टुवर्ड्स अग्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड रिस्की बिहेवियर्स। ओके, देन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपको शेप करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी, इड मतलब मॉरल्स, तो दैट इज़ लाइक डिफेंस मैकेनिज्म वाली चीज़। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, दिस इज़ योर बेसिक ओवरव्यू ऑफ द होल थ्योरी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा था, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिए थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। उनको बता देना है आपको। टॉप ऑफ द आइसबर्ग इज़ वो जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको ग्राफ बनाना है, तो टॉप ऑफ दैट वुड बी योर आइसबर्ग, जिसमें अवेयरनेस होगी, तो दैट वुड बी कॉन्शियस माइंड। फिर उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा प्री कॉन्शियस, सरफेस के नीचे, लाइन के नीचे, एंड देन एकदम ही नीचे होगा अनकॉन्शियस, इसके लिए तुम अवेयर नहीं हो। स्ट्रक्चर में इड, ईगो, सुपर ईगो। इड इज़ योर बायोलॉजिकल पार्ट जो आपका इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ईगो इज़ योर रैशनल पार्ट जो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सुपर ईगो इज़ योर मॉरल पार्ट जो आपके मॉरलिटी प्रिंसिपल पे वो करता है वर्क। नेक्स्ट इज़ योर डिफेंस मैकेनिज्म। इसके लिए भी मैंने आप लोग को निमोनिक बताया था, आई होप यू रिमेंबर। इफ़ यू डू रिमेंबर, कॉमेंट डाउन। सो यू हैव योर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफेंस मैकेनिज्म्स। एक बार लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। रिप्रेशन इज अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करना। डिनाइल इज आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्रोजेक्शन अपने एट्रीब्यूट किसी और पे डालना। रैशनलाइजेशन कुछ चीज़ हो गई तो उसको लॉजिकल वे में दिखाना, इवन दो वो लॉजिकल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज़ कि अपने इमोशंस को दूसरी जगह टारगेट कर देना। एंड रिग्रेशन इज़ अपने पुराने बिहेवियर्स पे रिवर्ट बैक कर जाना अगर आप किसी स्टेज से पास ऑन नहीं कर पाते ढंग से। रिएक्शन फॉर्मेशन इज़ अपना जो आप फील कर रहे हो उसके एकदम ऑपोजिट वे में एक्ट करना। सब्लिमेशन इज़ की चैलेंज करना, लाइक चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू। सो बेसिकली आप अपना जो भी चीज़ है एक्सेप्टेबल नहीं है बाई सोसाइटी, उसको एक एक्सेप्टेबल वे में डिस्प्ले करो। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेंडेंसी और रेसलिंग, अगर आप रेसलर हो और आप एग्रेसिव हो तो इन पीपल डोंट केयर। ठीक है, देन वी हैव साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें यही है कि ओरल हमारा माउथ वाला होता है, 0 to 1 होता है। वीनिंग कॉन्फ्लिक्ट होती है और फिक्सेशन का आउटकम ये होता है कि स्मोकिंग कर सकता है बंदा, ओवर रिएक्ट करेगा। एनल के अंदर 1 2 3 होता है, एनस इज़ द एरिया। देन टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। एनल रिटेंटिव और एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटीज़ बन सकती हैं। अगैन गो थ्रू द वन शॉट फॉर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट। मैं वैसे एक ओवरव्यू करवा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है पता होना चाहिए। फैलिक स्टेजेस 3 to 6 years। जेनिटल्स होते हैं उस टाइम पे, ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड अगर आपका फिक्सेशन हो जाता है तो इट कैन बेसिकली गिव यू मॉमी इशूज़, डैडी इशूज़ वाली चीज़। लेटेंसी इज़ 6 to 12। कोई भी आपका वो नहीं होता इसके अंदर पर्टिकुलर एरोजेनस जोन।
आपका, क्योंकि सेक्सुअल और जिससे एकदम फोकस हट जाता है एंड यू आर फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एकेडमिक स्किल्स। तो इसके बाद अगर आप इसमें फिक्सेशन इसमें होती नहीं है, बट अगर इसके अंदर देर आर प्रॉब्लम्स देन यू आर नॉट एबल टू डेवलप अ प्रॉपर कोपिंग पर्सनैलिटी, या दूसरों के साथ ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। जेनिटल इज व्हेन यू हैव मैच्योर्ड इन योर साइको सोशल डेवलपमेंट एंड आप इमीडिएट रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो। कुछ इसके बाद फ्रॉइड के अगेंस्ट लोग आए, न्यू फ्रॉइडियंस। बेसिकली दे सेड कि फ्रॉइड हैज़ फोकस्ड टू मच ऑन द अनकॉन्शियस थिंग्स एंड टू मच ऑन सेक्स एंड एग्रेशन, सो देर आर अदर थिंग्स दैट ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर। उसके बारे में बात करने के लिए न्यू फ्रॉइडियंस आए विच इनिशियली यूज्ड टू वर्क विद फ्रॉइड, बट वो बाद में अलग हो गए। सो सबसे पहले कार्ल यूंग आए, ही गेव एनालिटिकल साइकोलॉजी। उन्होंने कहा कि हमारा एक पर्सनल अनकॉन्शियस होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, जिसमें आर्केटाइप्स होते हैं। उन्होंने इंडिविजुएशन के बारे में बताया था। अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी को इसमें इंक्लूड करना है कि सुपीरियोरिटी के लिए वो स्ट्राइव करना, और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने बताया था, चाइल्डहुड से लिंक करा था। कैरन हॉर्नाई ने पीनस एनवी की जगह वो दी थी, क्या बोलते हैं, वूम एनवी दी थी, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी दी थी। कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी वो सॉरी उसका फ्रॉइड का ही था। पीनस एनवी की जगह उन्होंने वूम एनवी का कॉन्सेप्ट दिया था और बेसिक एंग्जाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था। एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी थी। इन्होंने ईगो डेवलपमेंट, सोशल रिलेशनशिप से फोकस करा था। ही गेव 8 साइकोसोशल स्टेजेस, जैसे ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन वगैरह वगैरह। आइडेंटिटी क्राइसिस इनका बहुत ज़्यादा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, पॉपुलराइज हुआ था। एंड ही फोकस्ड ऑन आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्रू आउट योर दिस थिंग लाइफ। स्ट्रेंथ ये साइकोडायनामिक थ्योरी की कि बहुत ज़्यादा अच्छे क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स लाइक अनकॉन्शियस, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था। थेरेपी मेथड्स को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा था एंड न्यू फ्राइडेंस इनको एक्सपैंड करा, तो कल्चरल फैक्टर्स भी आए इसके अंदर। वीकनेस ये कि अनसाइंटिफिक मेथड्स थे, सेक्सुअलिटी पे ज़्यादा फोकस था और जेंडर बायस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स क्वेश्चन नंबर 3, assumption of personality as per, so इसमें वही था कि define the nature of personality and what are the assumptions of personality as per humanistic perspective, describe the main tenets of humanistic perspective. So this is basically your theories, okay. So humanistic perspective emerge हुआ था हमारा 1950 से 1960 के अंदर as a result of deterministic theories एंड मतलब जो बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस फोर्स और बिहेवियरिज्म वाली थ्योरीज थी उससे हट के इन्होंने दिया। और 2 मेन जो कंट्रीब्यूटर थे वो कार्ल रॉजर्स और इब्राहिम मैस्लो थे। कोर असम्पशन ये है कि एक पर्सन का होलिस्टिक व्यू कंसिडर करते हैं, ये टोटलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हैं, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग। सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्री विल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस है कि इंडिविजुअल्स के पास अपनी खुद की विल होती है, दे कैन चूज़ देयर ओन बिहेवियर्स। Inherent goodness and positive nature of humans कि he said that humans are by nature very positive and मतलब वो फंडामेंटली अच्छे होते हैं। फ्रॉइड के अगेंस्ट बोला था इन्होंने, बिकॉज फ्रॉइड ने सिर्फ अनकॉन्शियस ड्राइव्स की बात करी थी। कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे दे फोकस कि प्रेजेंट देखो, बाद में और कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता फ्यूचर या पास से। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए अपना बढ़ते हैं, इसके अंदर मैस्लो की थ्योरी भी दे देना, थोड़ा सा इंक्लूड कर देना। कार्ल रॉजर्स थ्योरी है हमारी कि ही डेवलप्ड द सेल्फ थ्योरी एज अ ब्रॉडर पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू थेरेपी। तो इन्होंने ग्रोथ, हेल्थ एंड फुलफिलमेंट पे फोकस करा था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है आपका, वो आपके परसेप्शन, बिलीफ, वैल्यू के बारे में होता है कि आप कैसे क्या सोचते हो आपके बारे में। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, एंड जितना वो पास होंगे उतना आपकी लाइफ अच्छी होगी, जितना दूर होंगी उतनी कॉन्ग्रुएंसी होगी एंड यू विल हैव काइंड ऑफ you will face a lot of difficulties. Conditions of worth and positive regard, इसमें positive and conditional and unconditional को describe कर देना। The fully functional person, उन्होंने कहा कि in order to attain self actualization and also like आपको एक fully functioning person होना चाहिए to attain your real self, okay. रियल से आइडियल में जो ट्रांजिशन है उसके लिए यू नीड टू बी फुली फंक्शनिंग पर्सन, जिसके अंदर यू विल बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, यू विल ट्रस्ट योर ओन डिसीजंस। एक आपका एग्जिस्टेंशियल लाइफस्टाइल होगा, प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा एम्ब्रेस करोगे, क्रिएटिव होगे, अडेप्टेबल होगे और एक फ्रीडम और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप होगा आप में। ही गेव दी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसके अंदर क्लाइंट पे पर्टिकुलरली फोकस होता है इंस्टेड ऑफ देयर अनकॉन्शियस चीज़ें एंड एवरीथिंग, ठीक है। इवन दो इन्होंने बहुत अच्छी अपनी थ्योरी दी, बट इसमें एम्पेरिकल रिगर उतना नहीं था
एंड इट्स लाइक इट वॉज नॉट वेरी साइंटिफिक एंड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू था ह्यूमन नेचर का, इवन द ह्यूमन नेचर माइट नॉट बी एज ऑप्टिमिस्टिक एज गुड एक्चुअली. सो इसके बाद वील मूव टू जॉर्ज केलीज पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी. तो इन्होंने कहा था इट्स बेसिकली अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड एंटिसिपेट देयर लाइफ इवेंट्स. ठीक है, तो इसमें इन्होंने बात करी पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट की कि शी प्रपोज दैट इंडिविजुअल्स फंक्शन लाइक नाइव साइंटिस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड बाय फॉर्मिंग पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स. आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो कि आपके इवेंट्स या प्लेसेस या किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करने में हेल्प करती है. तो ये जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं या आइडियोस्क्रेंटिक होते हैं कि मतलब दे आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. एंड अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं याद होते देन जस्ट राइट द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म, जिसमें ये है कि देर इज़ नो सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी. जैसे कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत सारे वे चूज़ कर सकते हैं अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने के लिए. एंग्जाइटी एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, कि जैसे एंग्जाइटी जो होती है इट अराइजेज व्हेन अ पर्सन फेल्स टू अकोमोडेट नॉवल एक्सपीरियंसेस, या यू नो लाइक देयर इज़ समथिंग दैट हैपन्स, वो इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या कुछ भी इंडिविजुअल ने जितना ही मैं कोशिश कर ली ना वो कंट्रोल कर पाए ना वो प्रिडिक्ट कर पाए, तो इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एंड सो इट इज़ कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज रिजल्टिंग फ्रॉम रिजिड और मैनिपुलेटिव कंसेप्ट सिस्टम. अब देर इज़ अ रोल ऑफ कंस्ट्रक्ट रेपरोटरी टेस्ट. तो इन्होंने REP टेस्ट को डेवलप करा था विच इज़ यूज टू एलिसिट इंडिविजुअल्स पर्सनल कंस्ट्रक्ट सिस्टम, उनको कंपेयर करके दूसरों से, एंड उनके मतलब कोर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए. इनका यही है कि इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस को उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया था और इमोशनल पे उतना फोकस नहीं करा था. मैस्लो की थ्योरी वैसे तो नहीं है बट इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर इफ़ यू हैव द टाइम. तो एक हायरार्कियल मॉडल दिया था जिसमें सबसे नीचे पिरामिड था इफ़ यू रिमेंबर. सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर लव बिलोंगिंग नीड, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, वही लोग होते हैं जिनको एक एक्यूरेट परसेप्शन होता है रियलिटी का, खुद के बारे में, सबके बारे में. इस अप्रोच में एक होलिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक दिया गया है ह्यूमन पोटेंशियल का, एंड देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे भी फोकस है क्योंकि इट इज़ क्लाइंट सेंटर्ड राइट. तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है. एंड फ्री विल एंड ऑटोनॉमी का इन्होंने वो दिया था कि वैल्यू क्या होती है. लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक है, एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को एकदम ही निगलेक्ट कर दिया है. कल्चरल बायस हो सकती है कि इंडिविजुअल कैसे ग्रो कर रहा है कैसे नहीं करना. ठीक है, एंड पैथोलॉजी की बात में करें तो इट हैज़ ओनली वेरी लिटिल इंसाइट इनटू मेंटल डिसऑर्डर्स. नाउ नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, द ह्यूमनिस्टिक एंड सोशियो ह्यूमनिस्टिक हम कर चुके हैं. यू सी हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीटिंग. So social cognitive, this question has come twice, okay. The social cognitive approach represents a significant paradigm shift from early psychodynamic and humanistic perspective. Basically जो भी अभी मैं आगे बताऊंगी उसका एक ओवरव्यू लिख देना. कुछ फंडामेंटल असम्पशन होते हैं कि इट इज़ अ इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि जैसे साइकोडायनामिक थ्योरी सिर्फ अनकॉन्शियस मोटिव पे फोकस करती है. सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वो होती है जो पर्सनालिटी पे फोकस करती है कि कैसे वो कॉन्टिन्यूस रेसिप्रोकल इंटरैक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियर्स एंड एनवायरमेंटल इंटरैक्शन से होता है. लाइक कैसे बना कि आपके कैसा इंटरैक्शन रहा बिहेवियर में पर्सन के, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर. दिस इज़ नोन एज योर रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. ठीक है. नाउ लर्निंग थ्रू मॉडलिंग. लर्निंग सिर्फ आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है. बैंडोरा की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप मॉडलिंग से लर्न कर सकते हो. कॉग्निशन पे इस पे एम्फेसिस दिया गया है. पहले स्टार्ट कर दो स्किनर से, कि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी. उन्होंने कहा था कि सारा बिहेवियर लर्न करा जा सकता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू. तो इस पर थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला कि जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं कॉग्निटिव इमोशनल वो लर्न नहीं करे जा सकते ऐसे. सो व्हाट इज़ द समथिंग दैट गोज बिहाइंड इट. बैंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को थोड़ा अच्छे से बता देना. इसके अंदर की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का था, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म दिया उन्होंने, सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट दिया था,
नाउ कमिंग टू वॉल्टर मिस्चेल एंड यूसी शोडाज कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनैलिटी सिस्टम और कैप्स. सो ये हमारे बैंडोरा के कॉग्निटिव एम्फेसिस पे ही लाइक बेस है एक तरह से. तो वेरिएबिलिटी असेस कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, वेरिएबिलिटी लाइक मेंटेन करते हुए. सो लेट्स जस्ट गो ओवर इट वंस कि एनकोड. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि 5 कोर यूनिट्स होते हैं. एक होते हैं हमारी एनकोडिंग स्ट्रैटेजी एंड पर्सनल कंस्ट्रक्ट, कि आप कैसे एक बिहेवियर को या स्टिमुलाई को इंटरप्ट करते हो, इंटरप्रेट करते हो. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेंसीज एंड बिलीफ, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में, कैसे डिसीजन लोगे. गोल्स एंड वैल्यूज़, कि इंडिविजुअल के क्या गोल्स हैं, क्या वैल्यूज़ है, वो आपके बिहेवियर को कैसे गाइड करेगा. एफेक्ट, कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेवेंट है, डिसीजन मेकिंग के, बिहेवियर्स के हैं, वो आपको कैसे इफेक्ट करते हैं. कॉम्पिटेंसीज इन सेल्फ रेगुलेशन, कि इंडिविजुअल में कितनी स्किल है, एबिलिटी है. कॉम्पिटेंसी वो होगी, और रेगुलेशन इज बेसिकली आप कैसे खुद को कंट्रोल करते हो. सो देयर हैज़ बिन अ पर्सन सिचुएशन डिबेट कि क्या इट्स लाइक या क्या ये बस एक सिविल ट्रेड्स पे डिपेंडेंट है या कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है. तो कैप्स ने वही कहा था कि उन्होंने हर एक इंडिविजुअल का यूनिक एरिया होता है इंटरप्रेट करने का चीज़ों को. देयर इज अ इफ देन बिहेवियर सिग्नेचर अक्रॉस इक्वेशन. स्ट्रेंथ यही है कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल वैलिडिटी है बिकॉज वेल रिसर्च होता है, और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है. लिमिटेशन ये कि अनकॉन्शियस पे फोकस उतना नहीं है, बायोलॉजी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, एंड सिचुएशनल ओवर एम्फेसिस है कि सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कई बार एम्फेसाइज कर देते हैं. अनदर क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं विद सूटेबल रिसर्च एविडेंस. ये 2 बार आ चुका है. सो कि वही चीज़ें पहले आप बायोलॉजिकल बेसिस समझा दोगे, देन आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताओगे कि हाँ कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं एंड ऑल दैट. देन यू विल टॉक अबाउट सर्टेन इमोशनल फैक्टर्स, कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी इम्पैक्ट होगी, कि आपकी टेम्परामेंट वाली चीज़ हो गई इसमें. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली इन्वायरमेंट हो गई, पीयर ग्रुप हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, लाइफ इवेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, कैसे आपको शेप कर रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने यहाँ पे कुछ एविडेंस लिखे हैं वही लिखो. जस्ट चूज़ एनी थ्योरी ऑफ योर चॉइस जो इस पे फिट कर जाए. ठीक है. सिचुएशनल और इंटरैक्शनल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आएगा. आई डोंट नो, आई हैव अ बैड फीलिंग कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल देयर इज नो, वी शुड जस्ट बी प्रिपेयर्ड ना. रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी भी वो कल्चर वाली चीज़ हो गई. Media or technology exposure is something that also impacts your behavior. So now we'll talk कि difference क्या है gender में, neurobiology में, family में, peers, so how all these things, these are basically your factors जो भी impact करते हैं. Your genetic, neurobiology, family, peers, वो social environment आ गया, culture, then SES in education, then life events and situational factors, religion and spirituality factors, media. Now let's talk कि gender और biology जैसे factors कैसे impact करते हैं personality को. Not a repeated question, but कर लो, this is the last question of personality. Personality is enduring organization of thought. तो क्या personality क्या होती है, culture पे कैसे influence है, क्या influence है. सो कल्चर जो है आपकी एक वैल्यूज़ बनाता है, बिलीफ बनाता है, नॉर्म्स बनाता है. ठीक है. तो वैल्यूज़, नॉर्म्स और सोशल एक्सपेक्टेशन कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, दैट विल इफेक्ट. कलेक्टिव कल्चर जो होते हैं वो तो इसमें बेसिकली आपको जो भी कल्चर वाला है, सिर्फ आपको उसमें वही करना है, योर वेस्टर्न एंड इंडियन का कंपैरिजन. इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, कंपेटिटिवनेस, फिर उस पर हमारा आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस आ गया, ऑटोनमी आ गया, कैसे आप सोशलाइज करते हो, आपकी पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव थी या पेसिमिस्टिक थी. टाइटनेस एंड लूजनेस, की टाइट कल्चर्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनालिटीज़ भी बहुत कॉशियस वाली बनाते हैं, ओबीडियंट वाले बनाते हैं. लूज कल्चर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल पर्सनालिटीज़ बनाते हैं. इन्वायरमेंटल डिमांड्स जो होती हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेप्ड बाय डिटर्मिनिंग ऑक्यूपेशनल रोल्स. ठीक है.
कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करें अगर, तो वही है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए हमें व्हेन वी स्टडी पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ठीक है, नाउ जेंडर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जेंडर स्पेसिफिक ना कुछ स्कीमास बने होते हैं। तो पहले देखो जेंडर का रोल है, कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, वो लिखनी है। देन यू हैव टू राइट अबाउट जेंडर स्कीमा, कि एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है कि आपका बिहेवियर क्या है, कि मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बैंड्यूरा की इसमें डाल सकते हो कि जेंडर्ड बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग इंटीमेटिंग सेम जेंडर मॉडल्स, सेम जेंडर वाली चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो भी होते हैं हमारे, कि जैसे यू नो मेन का जनरली फोकस पे ज़्यादा बोला जाता है, वेमेन का हाउस होल्ड का ज़्यादा बोला जाता है। सो दैट्स व्हाट। देन वी हैव बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। देन इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर एंड जेंडर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यू हैव टू राइट दैट। एविडेंस के लिए मैंने बस ऐसे ही डाल दिए। So this was unit 1. See you in another video for unit 2.